अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूरे सुल्तान के एपिसोड 67 लेकर हाजिर हुए हैं। सुबह रमज़े मोहब्बत की दी, उसके बाद नूरे सुल्तान की लिखनी स्टार्ट करी। आप सोच सकते हैं सुबह से ये वक्त आ गया है मुझे, और अभी जस्ट मेरे घर से गेस्ट गए हैं और मैं बता नहीं सकती बस मैं कैसे आज मैंने सब कुछ मैनेज किया है। और मैं पहले बता देती हूँ, मैंने प्रूफ रीडिंग नहीं की है, हो सकता है गलतियाँ हों तो माजरत, क्योंकि अब अगर गलतियाँ होंगी तो मैं बाद में पीडीएफ में उसे सही करूँगी। तो भाई जहाँ आपको लगे क्या लिखा है मेरी आवाज़ सुन लेना अगर गलतियाँ हुई तो, क्योंकि मैंने चेक नहीं किया। और स्टार्ट करें तो सुनिए। सबसे पहले सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड के लिए 420 लाइक और 200 कमेंट डन करें। 420 लाइक इसलिए क्योंकि मेरी पूरी ऑडियंस 420 ही कर रही है मेरे साथ। मैंने 420 कमेंट नहीं दिए, ये सोचें। सारी ऑडियंस मेरी 420 ही बोल रही हुई है। चलने पड़ते हैं नॉवल की जानिब। डॉक्टर इसे ये खुशखबरी देकर अपने कैबिन में चली गई थी और वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सुनकर साकिन सा खड़ा रह गया था। शहरियार आगे बढ़कर खुशी से इससे लिपट गया। सुल्तान मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। शहरियार के लहजे में खुशी की खनक वाज़ेह थी, लेकिन सुल्तान अभी भी साकिन खड़ा था। ये खुशी की इंतहा थी कि इसका वजूद कुछ भी हरकत करने से इनकारी था। वो बस डॉक्टर के कहे गए जुमलों पर गौर करता, इसे अपने जहन में महफूज कर रहा था। यार क्या हो गया है? होश कर। सुल्तान को इसी तरह खड़ा देखकर शहरियार ने इसे झिंझोड़ा। सुल्तान ने एकदम इसकी तरफ देखा। भूरी आंखों में खुशी के आंसू जमा होने लगे थे। शहरी, तुमने सुना डॉक्टर ने क्या कहा? सुल्तान ने इसे बाजू से पकड़कर खुशी के आलम में झिंझोड़ते हुए पूछा। हाँ मेरे दिल के टुकड़े, सुन लिया है मैंने कि मैं चाचू बनने वाला हूँ और तू बाबा। शहरयार ने हंसकर कहा। सुल्तान ने एकदम इसे खुद से लगा लिया। हम बाबा बनने वाले हैं। हम बाबा। खुशी से सुल्तान की आवाज़ कँपा गई। आंखों से एकदम खुशी के आंसू बहकर गालों पर बहने लगे। क्या? अल्लाह तेरा शुक्र है। सुल्तान ने एकदम ऊपर देखते अल्लाह का शुक्र अदा किया। चल मैं ये खबर घर पर सबको देता हूँ। इससे अलग होते शहरयार ने कहा और अपनी जेब से फ़ोन निकाल लिया। नहीं, तुम नहीं दोगे, ये खबर हम सबको देंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी नूर से मिलेंगे। सुल्तान ने इसके हाथ थाम कर इसे फ़ोन करने से मना किया। ठीक है, जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। जाओ अपनी बेगम से तो मिलो। शहरयार ने इमरजेंसी वार्ड की तरफ इशारा किया। सुल्तान इसके कंधे पर हल्का सा मुक्का मारकर इमरजेंसी वार्ड में दाखिल हो गया, जहां नूरे सामने ही बेड पर लेटी इसे नज़र आई। इसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, इसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। वो सुल्तान का इंतज़ार कर रही थी। सुल्तान को देखते ही नूर की आंखें खुशी से भर गईं। सुल्तान लम्हों में इसके पास आया। नूर बेड पर इसके पास बैठकर बेइख्तियार इसकी गर्दन और कमर में हाथ डालकर इसके नाजुक वजूद को उठाकर अपने सीने से लगा लिया। थैंक यू नूर, थैंक यू सो मच, हमें हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। थैंक यू हमें मुकम्मल करने के लिए। थैंक यू हमारे बाग में एक फूल खिलाने के लिए।
थैंक यू हमारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। सुल्तान इसे अपने सीने में भीजे जज्बात के आलम में कह रहा था और नूर इसकी गर्दन में चेहरा छुपाए खुशी से आंसू बहा रही थी। इसका भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी औलाद की माँ बन सकूं। नूर की भीगी आवाज़ सुल्तान के संवादों से टकराई। सुल्तान ने एकदम इसका चेहरा गर्दन से निकाल कर अपनी हथेली पर इसके सर का पिछला हिस्सा रख के इसके चेहरे को देखा। आप डिज़र्व करती हैं हमारे बच्चों की माँ होना। हमारे बच्चों को आप जैसी ही माँ की ज़रूरत है। बोल्ड, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और सबसे बड़ी बात इनके बाबा की जान। सुल्तान ने इसकी ठोड़ी को चूमते हुए कहा, फिर जा बजा इसके चेहरे को चूमता इसकी भीगी आंखों से अपने लबों से आंसू को चूरने लगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुल्तान, अल्लाह ने इतनी जल्दी हमें ये खुशी दे दी। अल्लाह ने अपने खजाने हमारे लिए खोल दिए। खजानों के दर, ओके ये पर लिखा गया, खजानों के दर हमारे लिए खोल दिया। नूर ने अपना दायां हाथ इसके गाल पर रखकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं नूर। अल्लाह ने वाकई हमारे लिए अपने खजानों का दर खोल दिया। हमारे लिए हमारी सारी दौलत, सारी जायदाद एक तरफ और ये खुशी एक तरफ। हमारे लिए दुनिया की कोई दौलत इस खुशी के मुकाबिल नहीं आ सकती। हम तो अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। कहते हुए सुल्तान ने दोबारा इसे अपने सीने में भींच लिया। नूर सुल्तान के वालिहाना मोहब्बत पर हंस पड़ी। इसे एतराफ़ करना पड़ा कि इसने सुल्तान को इतना खुश शादी के इन 4 महीनों में कभी नहीं देखा जितना वो आज इसे देख रही थी। बेशक ये खबर इनके लिए इसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी और इनका बच्चा इन दोनों के लिए कीमती एहसास था। बस कर दो रोमियो जूलियट, अपने वालिहाना मोहब्बत घर के बंद कमरे में दिखा लेना। ये हॉस्पिटल है, यहाँ ऐसी हरकत बैन है। शहरयार ने इमरजेंसी के दरवाजे पर खड़े होकर कलंक काटते हुए कहा, तो नूर जो पहले ही सुल्तान के सीने में छुपी हुई थी, शहरयार की बात पर शर्म से और इसके सीने में चेहरा छुपा लिया, जबकि सुल्तान ने हंसते हुए इसकी बात सुनी और मुड़कर इसे मसनूई घूरी से नवाजा। चल अब दूर हो ताकि मैं भी मुबारकबाद दे सकूं, शहरयार ने अंदर दाखिल होते हुए कहा तो सुल्तान ने नूर को आहिस्ता से दोबारा बेड पर लिटा दिया। कांग्रेचुलेशंस डियर भाभी। नूर के पास आकर शहरयार ने इसको मुबारकबाद दी, फिर इसका हाथ थामकर इसके हाथ की पुश्त को चूमकर अपने माथे से लगा लिया। नूर की आंखें शहरयार की इस अकीदत, इस इज़्ज़त पर भीग गई। शुक्रिया बहुत बहुत मेरी पोस्ट बढ़ाने के लिए। अब मैं छोटे भाई से फाइनली चाचू बन जाऊंगा, सुल्तान के शाने पर हाथ मारकर शहरयार ने कहा। शहरयार की बात पर वो दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद जाकर सुल्तान डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने बताया कि इसे चक्कर प्रेगनेंसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर लो की वजह से आया था। अब आपने इनका बहुत ध्यान रखना है, खाने पीने का भी और आराम का भी। आज के दौर में मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, इसलिए डॉक्टर ने 3 महीने बेड रेस्ट के लिए कह दिया था। साथ ही नूर के लिए विटामिन्स, कैल्शियम और
आयरन की टैबलेट्स लिख दी थीं। हम इन्हें कब तक ले जा सकते हैं? डॉक्टर की सारी बात सुनकर इनके हाथ से प्रिस्क्रिप्शन लेते हुए सुल्तान ने कहा, हमने इन्हें ड्रिप लगाई है जिसमें दवाइयाँ थीं, वो ख़त्म हो जाएंगी इसके बाद। डॉक्टर ने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, ओके थैंक यू। सुल्तान इनका शुक्रिया अदा करता इनके कैबिन से निकल गया। इसने डॉक्टर की सारी बात गौर से सुनी थी और इस हर बात पर अमल भी करने वाला था, लेकिन वो नूर का ट्रीटमेंट दिल्ली की फेमस गायनेक से ही करवाने वाला था। रात के करीब 12 बजने वाले थे जब वो लोग मेंशन में दाखिल हुए। शहरयार कार मेन गेट से पोर्च में ले जाने के बजाय दाखिली दरवाजे पर शहरयार ने कार मेन गेट से पोर्च में लाने के बजाय दाखिली दरवाजे पर रोकी थी। गाड़ी रोकते ही सुल्तान गाड़ी से उतरा, फिर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर नूर को अपनी बाहों में उठाकर अंदर चल दिया। शहरयार इसकी इतनी एहतियात पर नफ़ी में सर हिलाता हुआ हंसा और गाड़ी बैक करके पोर्च में ले गया। सुल्तान, क्या कर रहे हैं आप? मुझे कितना ऑकवर्ड फील हो रहा है, पता है आपको? हॉस्पिटल में भी आप मुझे रूम से गाड़ी तक गोद में लेकर आए और यहाँ भी। थोड़ी शर्म कर लें शहरयार भाई, सब देख रहे हैं। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? अनोखे माँ बाप बन रहे हैं हम। नूरे ने कहा, कुछ नहीं सोचा होगा वो, और दूसरी बात, अगर सोच भी रहा होगा तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे लिए आप और हमारे बच्चे की सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है, 3 महीने का बेड रेस्ट बताया है, एहतियात बताई है, तो हम एहतियात ही कर रहे हैं। और जहाँ तक रही शहरयार की बात, तो जानी, आप शहरयार को नहीं जानती, वो हमारा भाई है। हम इसे जानते हैं। आप देखना, कल को जब अल्लाह इसे ही खुशी दिखाएगा ना, तो इसका क्या आलम होगा। हमसे 2 नहीं 10 हाथ आगे चला जाएगा। सुल्तान ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हंसकर कहा, मतलब दोनों भाई दोनों तबाही? नूर हंसकर बोली, नहीं, तीनों भाई तीनों तबाही। सुल्तान ने इसे दुरुस्त किया। वो और खुलकर हंस पड़ी। सुल्तान इसे मताए हयात की तरह अपनी बाहों में समेटे कमरे में आया और बड़ी एहतियात से इसे बेड पर लिटा दिया। मेरे और अपने घर पर बता दिया आपने? सुल्तान का हाथ थामकर नूरे ने पूछा। नहीं, सुबह बताएंगे। अपना दायां हाथ इसके पहलू में रखकर बाएं हाथ से इसके बादामी बालों में उंगलियां फेरते सुल्तान ने कहा, ऐसे करते हुए सुल्तान इसके चेहरे को एक टुक देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? खुद को मुसलसल देखता पाकर नूरे ने पूछा। आपके चेहरे पर ममता का नूर चमकने लगा है। सुल्तान ने नूरे के चमकते चेहरे को देखते हुए कहा। इतनी जल्दी? वो हंसकर बोली, हाँ, इतनी जल्दी। आपके चेहरे पर ममता का नूर तो इस खबर से ही फैल गया था। सुल्तान ने झुककर इसकी पेशानी पर लब रखते हुए कहा, नूर, हम किस तरह आपका शुक्रिया अदा करें, किन लफ्ज़ों में करें, कैसे बताएं कि आपने हमें क्या दिया है। जो हम कह चुके हैं वो बहुत कम है। जो हम कहना चाहते हैं इसके लिए हमें लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं। सुल्तान ने कहा। सुल्तान बस करें। नूर ने इसकी बढ़ती जज्बातियत को देखकर कहा, कैसे बस कर दें? आपको नहीं पता आपने किस तरह हमारी ज़िंदगी का रुख बदल दिया।
ہمیں وہ دے دیا جس کی ہم نے خواہش کی تھی۔ سلطان نے نورے کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے سہلاتے ہوئے جذبہ کے عالم میں کہا، ہمیں آپ سے اور عشق ہو گیا ہے۔ سلطان نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ اپنے ہونٹوں پر اس کے محبت بھرا لمس محسوس کرتے نور نے اس کی گردن اور اس کے بالوں میں اپنا ہاتھ پھنسائے اور محبت کے ان لمحاتوں میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ اگلے دن سلطان نے ہارون صاحب کو فون کر کے خوشخبری سنائی تھی۔ یہ خوشخبری سن کر ان کی حالت قابل دید تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر دلی پہنچ جائیں۔ کچھ ایسا ہی حال محجبی بیگم کا بھی تھا۔ انہوں نے تو سلطان کو حکم دے دیا تھا کہ نور یہ سارا عرصہ محل میں گزارے گی، لیکن سلطان کے بتانے پر کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ بتایا ہے وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر انہوں نے نور سے بات کی، اسے خوب دعاؤں سے نوازا اور اسے بہت احتیاط کرنے کو بتائی۔ حنا بیگم بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے دونوں کو مبارکباد دی، خوب دعاؤں سے نوازا اور نور کو بہت احتیاط سے رہنے کے لیے کہا اور ساتھ ہی سلطان کو نور کا مکمل طور پر خیال رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ ہاجر کو بھی اس خبر نے خوش کر دیا تھا۔ وہ جو کچھ دنوں سے محبہ کے بارے میں سوچ کر الجھ رہا تھا، آج اتنی بڑی خوشخبری سن کر اس کی سوچوں کا دائرہ بدلا تھا۔ بہرحال محل کا ہر فرد اس خوشخبری سے بے حد خوش تھا۔ ہارون صاحب نے تو ایک دم ہی ملازموں سے نور سلطان اور ان کے ہونے والے بچے کا صدقہ نکال کر مستحق لوگوں میں بانٹنے کا کہہ دیا تھا۔ اب ان کے لیے اپنے ننھے مہمان کا انتظار کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ آپ نے میرے گھر والوں کو بتا دیا؟ سلطان حمزہ صاحب سے بات کر کے کمرے میں داخل ہوا تو نور نے اس سے پوچھا۔ نہیں ابھی نہیں، سلطان نے جواب دیا۔ کیوں؟ میرے گھر والوں کو کیوں نہیں بتایا؟ نورے نے کچھ خفگی سے کہا۔ بھائی آپ کے گھر والے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو خود خوشخبری دیں جس طرح ہم نے اپنے گھر والوں کو دی ہے، سلطان نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ سلطان اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری میں کیسے بتاؤں؟ یہ بات کس منہ سے کہوں؟ مجھے تو شرم آئے گی۔ نورے تو یہی سوچ کر سرخ پڑ رہی تھی کہ وہ کس طرح اپنے گھر والوں کا سامنا کرے گی، اسپیشلی اپنے ابو اور بھائی کا۔ یہ جو اللہ نے منہ دیا ہے اسی منہ سے۔ سلطان نے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ سلطان، نور نے اسے تنبیہ کی۔ جی سلطان کی جان۔ سلطان آگے بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اس کی ناک کی ٹپ پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا، مت کریں مجھے پریشان پلیز، آپ ہی بتا دیں، نورے نے کہا۔ بتا چکے ہیں ہماری جان، اور جتنے وہ لوگ خوش ہیں ہمیں امید ہے کہ اگلے 1 گھنٹے میں وہ سب یہیں موجود ہوں گے۔ سلطان نے اس کے گال کو چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا۔ اور پھر یہی ہوا، اگلے کچھ گھنٹوں میں وہ سب نور کے پاس موجود تھے۔ مسرا بیگم تو اسے پیار کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ ربال اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ کہاں اس کے پاس کوئی رشتہ نہیں تھا، کسی کی محبت نہیں تھی، اور اب کہاں اللہ اسے اتنے رشتوں سے نواز رہا ہے، اتنی محبتوں سے نواز رہا ہے۔ آفریدی صاحب تو سلطان کو مبارکباد دے کر نور کو پیار کر کے شہریار کے ساتھ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ربال بھی نور کو خوب پیار کر کے ان کے پیچھے پیچھے نکل گیا تھا۔ اب کمرے میں وہ چاروں نفوس موجود تھے۔ ان دونوں کے جاتے ہی کرن ایک دم نورے سے لپٹ گئی۔ مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی اور مجھے بھی، آپ ماں بننے والی ہیں اور میں ساسو ماں۔ اس کے گلے لگ کر کرن نے خوشی کے عالم میں کہتے ہوئے اسے ہلا دیا۔ کرن، نور اس سے الگ ہو کر
इसे खामोश रहने नूर ने इससे अलग होकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। अरे क्या हुआ? किरण ने पूछा। कुछ नहीं हुआ, अम्मी और सुल्तान यहाँ पर हैं, अगर इन्होंने सुन लिया तो, नूर ने कहा। तो किरण को अपनी ज़बान मजबूरन बंद करनी पड़ी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, कैसा लग रहा है आपको? वैसे एक बात बताएं, कैसा लग रहा है आपको? किरण ने इसके दोनों हाथ थामकर खुशी से पूछा। बहुत बहुत अच्छा। ये फीलिंग लफ्ज़ों में बयान ही नहीं हो सकती। मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं अपनी अम्मी को अम्मी कहती थी, कल को मुझे कोई अम्मी कहने वाला आएगा। किरण मैं बहुत खुश हूँ और अपने अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ इतना कम है। कहते हुए नूरे की खुशी से आंखें भीग गईं। अल्लाह आपकी खुशी सलामत रखे, आपको हर वो खुशी दे जो आप डिज़र्व करती हैं। किरण की आंखें भी अपनी बहन की खुशी में भीग गईं। वो आगे बढ़ी और इसके गले लग गई। सुल्तान और मुज़ना बेगम सोफे पर बैठे थे। इन दोनों को नहीं पता था कि वो दोनों बहनें आपस में क्या बातें कर रही हैं। फिर कुछ देर वहाँ गुजार कर वो लोग अपने घर चले गए थे। जाने से पहले मुज़ना बेगम ने इसे बहुत एहतियात से रहने के लिए कहा था, जिस पर वो नज़रें झुकाकर इस बात में सर हिला गई थी। सबके जाने के बाद नूरे और सुल्तान दोनों ने मिलकर शुक्राने के नफल अदा किए थे। ये तो वो खुशी थी जो अल्लाह ने इन्हें बिना तड़पाए दे दी थी, वरना इस दुनिया में कितने लोग हैं जो इस खुशी के लिए तड़प रहे हैं और इस नेमत, इस खुशी के लिए वो अपने अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करते इतना कम था। मुज़ना बेगम सोने के लिए लेट रही थी जब इनका फ़ोन बजा। हदीद कॉलिंग देखकर वो उठकर बैठ गई। इन्होंने फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम आंटी। इनके फ़ोन उठाते ही हदीद ने इन्हें सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इन्होंने मोहब्बत से इसके सलाम का जवाब दिया। आप और अंकल कैसे हैं? हदीद ने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आप बताएं आप कैसे हैं? इन्होंने पूछा। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस कुछ बिज़ी चल रहा था। काफ़ी सारे सेमिनार थे जिनको अटेंड करने के लिए मुझे अलग अलग शहरों में जाना पड़ रहा था। घर आए तो मामा ने मुझे नूर और सुल्तान की खुशखबरी सुनाई। इनसे बात की, इन्हें खुशखबरी दी। फिर सोचा आपको भी मुबारकबाद दे दूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, हदीद ने कहा। शुक्रिया बेटा, आपको भी मुबारक हो, इन्होंने कहा। अच्छा आंटी, किरण से बात हो सकती है? हदीद ने थोड़ा खिजल होकर पूछा। हाँ बेटा, कर लें, वो अपने कमरे में है, मुज़ना बेगम ने कहा। नहीं, मेरा मतलब है आप अपने फ़ोन से किरण से बात करा दें, हदीद ने कहा। क्यों बेटा, किरण का फ़ोन नहीं लग रहा? मुज़ना बेगम ने हैरानी से पूछा। जी शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके फ़ोन में काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं लग रहा, हदीद ने कहा। तो मुज़ना बेगम बेड से उठकर खड़ी हो गई। 5 मिनट रुको बेटा, मैं बात कराती हूँ, कहती हुई कमरे से निकल गई। हदीद का फ़ोन है, इनसे बात कर लो। तुम्हारे फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं, तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा? हदीद कह रहे थे शायद कुछ ख़राबी हो रही है। हालांकि शाम में जब मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तब तो तुम्हारा फ़ोन बिल्कुल ठीक था। फ़ोन किरण के सामने करते हुए इन्होंने पूरी तफसील बता दी। इसने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इनके हाथ से फ़ोन ले लिया। आराम से बात करो, सुबह में ले लूँगी फ़ोन, कहते हुए वो किरण के कमरे से निकल गई। इनके निकलते ही किरण का दिल किया कि फ़ोन काट दे, लेकिन इस डर से कि
अभी इस बंदे ने अम्मी के नंबर पर फ़ोन किया है, कहीं ऐसा ना हो मेरे फ़ोन काटने से वो अब्बू के नंबर पर फ़ोन कर दे। क्या मसला है आपको? फ़ोन कान से लगाते ही वो बोली, तुम हो मेरा मसला। एक बात बताओ, तुमने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है? हदीद ने पूछा। इसके पूछने पर किरण अपना नाखून कुतरने लगी। जवाब दो मिसेस हदीद कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है। मैं कितने दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन हर बार तुम्हारा फ़ोन नॉट रीचेबल जा रहा था। बताओ मुझे, क्या तुमने मेरा नंबर ब्लॉक किया है? हदीद ने पूछा। हाँ, मैंने आपका नंबर ब्लॉक किया है और अनब्लॉक भी नहीं करूँगी, किरण ने लठमार अंदाज में जवाब दिया। क्यों किया है तुमने मेरा नंबर ब्लॉक? दिमाग दुरुस्त है ना तुम्हारा? हदीद को इसकी जिटाई से एतराफ़ करने और लठमार अंदाज में जवाब देने पर बुरी तरह तप चढ़ी। बिल्कुल दुरुस्त है मेरा दिमाग। क्या हुआ है मेरे दिमाग को? किरण ने हदीद के गुस्से से हज उठाते कुर्सी पर बैठकर अपने दोनों पैर टेबल पर क्रॉस करके रखते हुए कहा, जो हरकत तुमने की है इसके बाद लगता तो नहीं है कि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है। मैं कितने दिन से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हें एहसास भी है इस बात का? कौन अपने शौहर का नंबर ब्लॉक करता है? हदीद दांत भींच कर एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। मैं। किरण ने बड़े सुकून से जवाब दिया। इसका सुकून हदीद को तिल मिलाकर रख गया। अभी के अभी मेरा नंबर अनब्लॉक करो, हदीद ने तिल मिलाते हुए कहा। क्या करूं? किरण ने बड़ी मासूमियत से पूछा, ऐसे जैसे इसे समझ में न आया हो कि हदीद ने क्या कहा है। मैं कह रहा हूँ किरण, अभी कभी मेरा नंबर अनब्लॉक करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, हदीद ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? एक वकील को? आपको पता है ना मैं आपको। हाँ, मुझे सब पता है। एक वकील को धमकी देने के जुर्म में तुम मुझ पर केस करोगी और मुझे सलाखों के पीछे डाल दोगी। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मेरा बाप भी वकील है और तुम इन्हीं के अंडर काम करती हो। एक बात बताओ, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शौहर को जेल की धमकियाँ देते हुए? एक तो वो करेला, ऊपर से किरण ने इसे नींद पर चढ़ा दिया। एक तो वो पहले ही नंबर ब्लॉक होने पर गुस्सा था, फिर वो इसे जेल की धमकी भी दे रही थी। नहीं आती, इसने बड़े मज़े से जवाब दिया। अगर नहीं आती तो शर्म करना सीखो, हदीद ने इसके मज़े से जवाब देने पर जले हुए अंदाज में कहा। आपने ये फालतू बात करने के लिए फ़ोन किया था? अगर ये बात करनी थी तो प्लीज़ फ़ोन रख दें, क्योंकि मुझे अपने केस की रीडिंग करनी है। किरण इसके गुस्से और इसकी बात को पूरी तरह नज़रअंदाज करती बोली, मैं फ़ोन रख दूँगा, लेकिन पहले मेरा नंबर अनब्लॉक करो, हदीद ने कहा। नहीं करूँगी। नहीं करोगी? हदीद ने गुस्से से पूछा। हाँ, नहीं करूँगी। एक बार का नहीं सुनाई दिया? एक बार का नहीं देता, किरण ने जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आकर अपने सामने ही अपना नंबर अनब्लॉक कराऊंगा, हदीद ने इसे चैलेंज किया। चैलेंज कर रहे हैं? किरण ने पूछा। चैलेंज भी कर रहा हूँ और धमकी भी दे रहा हूँ, हदीद ने सुकून से जवाब दिया।
जाएं जाएं, ये धमकी किसी और को लगाएं। किरण आफरीदी इन धमकियों से डरने वाली नहीं है। किरण ने हंसते हुए जवाब दिया और फ़ोन बंद करके स्विच ऑफ कर दिया। बड़े आए नंबर अनब्लॉक कराने वाले। किरण ने फ़ोन रखकर मुंह बनाते हुए कहा। किरण ने तो इस रात ही, जब वो हदीद के सीनियर्स के यहाँ से डिनर करके आई थी, हदीद का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। आज इस बात को करीब 20 दिन हो चुके थे। वो तो हदीद का नंबर ब्लॉक करके सुकून से थे, लेकिन वो बेचारा 20 दिन से बेसुकून हो गया था। वो रोज़ इसे मैसेज करता, रोज़ कॉल करता, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल बताता। अब भाई कहाँ से करूँ मैं इतनी गलतियाँ ठीक। फिर मैं घर में किसी से पूछने की इसमें हिम्मत नहीं थी। आज तो इसे मौका मिल गया था तो इसने मौके से फ़ायदा उठा लिया, वरना इसने सोचा था कि जिस दिन वो इससे मिलेगा इस दिन ज़रूर पूछेगा। मिसेस हदीद, तुम अभी अपने शौहर को नहीं जानती कि तुम्हारा शौहर कितना ज़िद्दी है। जो वो एक बार कह दे, जो एक बार ठान ली, इसे पूरा करके ही दम लेता है। अगर मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुम्हारे घर आकर अपने सामने अपना नंबर अनब्लॉक कराऊंगा तो कराऊंगा, और तुम मेरी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर पाओगी। हदीद कहते हुए हंसा और फिर घड़ी में टाइम देखा। घड़ी रात के 9:30 बजा रही थी। वो कुर्सी से उठा और स्टैंड से अपनी बाइक की चाबी लेकर अपने कमरे से निकल गया। 5 मिनट बाद इसकी बाइक तारकोल की सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। हदीद के घर से किरण के घर पहुंचने में 1 से सवा घंटा लग जाता था, लेकिन हदीद ने जिस स्पीड से बाइक चलाई थी, वो 35 मिनट में आफरीदी हाउस के सामने खड़ा था। इसे देखते ही चौकीदार ने सलाम किया और बाइक अंदर लाने के लिए गेट खोलने लगा। नहीं, बाइक में बाहर खड़ी कर दूंगा, कहते हुए हदीद बाइक से उतरा और लॉक करके अपना हेलमेट उतार के बाइक के हैंडल में अटकाया और अंदर दाखिल हो गया। किरण बीबी का कमरा कौन सा है? हदीद ने ऊपर देखते हुए चौकीदार से पूछा। आपको नहीं पता साहब? चौकीदार ने चौंक कर पूछा। अंदर से पता है, बाहर से नहीं पता। बताएंगे तो एहसान होगा। हदीद ने इस छोटे से चौकीदार की तरफ झुक कर कहा। अरे साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? मैं ऐसे ही बता देता हूँ। चौकीदार ने इस तरह शर्मा कर कहा जैसे हदीद ने एहसान की नहीं, मोहब्बत की बात की हो। हदीद ने इसे देखकर भौं सिकोड़ी। इनका तो चौकीदार भी एंटीक पीस है। इसने दिल में सोचा। साहब, ये वाला कमरा किरण बीबी का है। चौकीदार ने एक कमरे की तरफ इशारा किया जिसकी खिड़की पर मनी प्लांट की बेल फैल रही थी। ठीक है, आप जाओ, हदीद ने कहा। मैं कहाँ जाऊँ साहब? मैं चौकीदार हूँ, यहीं रहता हूँ, चौकीदार ने कहा। चाय पीने रात भर जागते होंगे ना? जाओ चाय पीकर आओ। ये लो पैसे। अपने वॉलेट से 500 का नोट निकाल कर हदीद ने इसे दिया। चाय? हाँ, सोसाइटी के बाहर एक शॉप है ना जो 24 घंटे खुली रहती है। वहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है। जाओ पी कर आओ। साहब, लेकिन साहब कुछ कहेगा तो नहीं? चौकीदार ने अंदर वाले गेट की तरफ इशारा किया। कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम जाओ। हदीद ने इसे तसल्ली दी तो अपने दांतों की नुमाइश करता चला गया। चौकीदार के जाते हदीद ने सीने पर हाथ बांधकर किरण के कमरे की तरफ देखा। खिड़की थोड़ी सी खुली हुई थी। वो आगे बढ़ा और इसके कमरे तक जाने का रास्ता देखने लगा। एक छोटी सी दीवार बनी हुई थी
जिसके सहारे से गमलों के स्टैंड बने हुए थे जिनमें रंग बिरंगे पौधे लगे हुए थे। इसके साथ ही एक मोटा सा पाइप दीवार से लगा हुआ था। वो शायद बरसात में छत से पानी की निकासी के लिए था। इसके बाद एक खिड़की थी और फिर इसके ऊपर किरण के कमरे की खिड़की। जाना बहुत आसान था। हदीद मुस्कुराया और आगे बढ़कर पहले वो स्टैंड पर चढ़ा, फिर पाइप का सपोर्ट लेकर बिना के पाइप के सपोर्ट के लिए बिना पाइप के सपोर्ट के लिए बने स्टैंड को पकड़कर वो पाइप पर चढ़ा। इसके बाद पहली खिड़की पर पैर रखकर इसने किरण के कमरे की खिड़की का पट हल्के से खोला और अपना हाथ खिड़की पर जमा कर खुद को सहारा दिया और फिर दूसरा हाथ जमा कर वो एक जंप लेता किरण के कमरे में दाखिल हो गया। इस सब में इसकी हाइट ने बहुत मदद की थी। किरण जो बेड पर पेट के बल लेटी, दोनों पैर हवा में उठाए अपने सामने रखी फाइल की वर्क गर्दानी कर रही थी, अपने कमरे में किसी की आमद पर एकदम पलट कर देखा और सामने हदीद को देखकर इसके चारों तबक रोशन हो गए। हदीद इसके स्टडी टेबल से टेक लगाए सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराती नजरों से इसे देख रहा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उठकर एकदम इसके सामने आकर खड़ी होकर बोली, क्या कर रहा हूँ? इससे क्या मतलब है? मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले फ़ोन पर बताया था कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर अपने सामने अपना नंबर अनब्लॉक कराऊंगा, तो मैं वही करने आया हूँ। हदीद ने सुकून से जवाब दिया। आप आए कहाँ से हैं? मेरा कमरा तो लॉक है। किरण ने अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर इसका हैंडल घुमाकर कहा। खिड़की तो लॉक नहीं है। हदीद ने खिड़की की तरफ इशारा किया। किरण की आंखें हैरत से पहली। आप खिड़की से आए हैं? खिड़की के पास आकर किरण ने पूछा। हाँ, हदीद ने फिर सुकून से जवाब दिया। आपका दिमाग खराब हो गया है? इसके इतने सुकून पर किरण बेसुकून हो गई। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, हदीद ने हंसकर कहा। हदीद जाए यहाँ से, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? किरण ने कहा। क्या सोचेगा मतलब? जिसको जो सोचना है सोचता रहे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, सुकून से कहते हुए हदीद स्टडी टेबल से हटा और चलता हुआ इसके बेड पर जाकर शाहाना अंदाज में बैठ गया। आप पागल हो गए हैं, जाए मेरे कमरे से। इसे अपने बेड पर शाहाना अंदाज में बैठे देखकर किरण गुस्से से बोली, अपना काम कराए बगैर तो मैं नहीं जाऊंगा मिसेस हदीद। हदीद ने दोनों हथेलियां पीछे जमाते हल्का सा पीछे की तरफ झुकते हुए कहा। आप जो कराने आए हैं मैं नहीं करूंगी। किरण ने कमर पर हाथ रखकर गुस्से से कहा। ठीक है, मत करो, जब तुम्हारा दिल करे तब करना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसके बेड पर पूरे हक के साथ लेटते हुए हदीद ने कहा। आप मेरे बेड पर क्यों लेट रहे हैं? उठे मेरे बेड से, कोई आ जाएगा। किरण ने इसका गुस्सा और लापरवाही की मिली जुली कैफियत में कहा। मुझे इस टाइम लिटरली बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि ये ऑटो करेक्ट कभी कभी इतना दिमाग ख़राब करता है। अब ये पूरा डायलॉग चेंज हो गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक नहीं करूँगी। मैं भी गुस्सा आ जाता है यार। किरण ने गुस्सा और लापरवाही की मिलीजुली कैफियत में कहा। कोई बात नहीं, आने दो। हदीद का सुकून काबिल दीद था। अगर घर में से किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो
तो آپ کیا کہیں گے؟ کرن نے غصے سے پوچھا۔ میں کہوں گا کہ مجھے کرن نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ اسے مجھ سے ملے ہوئے 20 دن ہو گئے تھے۔ وہ میرے دیدار کے لیے ترس رہی تھی۔ حدید نے شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا تو کرن کا منہ اس کی بات پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں نے کب بلایا آپ کو؟ کرن نے تب کر کہا۔ ہاں تو یہ مجھے پتا ہے، گھر والوں کو تو نہیں۔ حدید نے ہنس کر کہا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، اٹھیں میرے بیڈ سے۔ کرن نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام کر اسے اپنے بیڈ سے اٹھانا چاہا، لیکن حدید نے اس کی کوشش کو ناکام بنا کر اس کے نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ کرن حدید کے کھینچنے پر کٹی شاخ کی طرح اس کے سینے پر جا گری۔ ایک لمحے میں اس کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ اس نے حدید کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس سے دور ہونا چاہا، لیکن حدید نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کی دور جانے کی کوشش کو ناکام بناتے اس کی نازک کمر کو مضبوطی سے تھام کے اسے خود سے اتنا قریب کر لیا کہ ہوا کا گزر بھی دونوں کے درمیان سے ناممکن ہو گیا۔ چھوڑے مجھے، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ کرن نے اس کے مضبوط حصار میں جھٹپٹاتے ہوئے کہا۔ یہ بدتمیزی ہے؟ حدید نے اس کی کمر پر اپنی ہتھیلی جما کر اس کے اوپر اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کہا۔ اس کے اوپر اٹھنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل بدتمیزی ہے۔ آپ چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئے ہیں، اس کے بعد آپ میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں؟ کرن نے اس کے حصار میں مچلتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ حدید نے آئی برو جھکا کر پوچھا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں، کرن نے آنکھیں دکھا کر کہا۔ یہ زبردستی ہے؟ کرن نے اس کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اور نہیں تو کیا، اس نے منہ پھلا کر جواب دیا۔ حدید نے دلچسپ نظروں سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھا، پھر حدید کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی اس کی شرٹ کے گہرے گلے سے نظر آتے نشیب و فراز پر اٹک کر رہ گئی۔ حدید کی نظروں کو اپنے وجود پر گہرا ہوتے دیکھ کر کرن کا چہرہ شرم و خفت سے سرخ پڑا تھا۔ حدید نے اس کے نشیب و فراز سے نظر ہٹا کر آہستہ سے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، جو گھبرائی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے گھبرائے روپ کو دیکھتے حدید نے کروٹ لی اور ایک لمحے میں اسے اپنے سینے سے اپنے نیچے منتقل کر کے خود اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ کرن کا نازک وجود حدید کے لمبے چوڑے وجود کے نیچے چھپ گیا۔ اسے کہتے ہیں میڈم زبردستی۔ اس کی دونوں کلائیاں اوپر پن کرتے اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی مضبوط انگلیاں پھنسا کر اس کے نازک وجود کو اپنے حصار میں جکڑتے حدید نے دائیں آنکھ ونک کر کے کہا۔ کرن کی سانسیں جہاں تھی وہیں اٹک کر رہ گئیں۔ جاری ہے۔ ایپیسوڈ یہاں اس لیے اینڈ کر رہی ہوں۔ اب یہ سب کو پتا ہے کہ میرے گھر گیسٹ آئے ہوئے ہیں جن کی آواز پیچھے سے آ رہی ہوگی، اس لیے میں نے ابھی بھی پروف ریڈنگ نہیں کی۔ اینڈ میں غلطیاں بہت ہو گئی ہیں اور لٹرلی مجھے غصہ بھی بہت آ رہا ہے۔ میں سچ میں بتا رہی ہوں، میرا کوئی موڈ نہیں ہے اس ٹائم ایپیسوڈ دینے کا، لیکن میں آپ لوگوں کی محبت میں دے رہی ہوں۔ اب جیسا بھی آپ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ اب یہ میں رات کو PDF میں اس کی یہ مسٹیک جو ہے اس کو صحیح کروں گی۔ اب تو یہ ایسے اپلوڈ ہو گیا، اور جس کو جہاں جو پریشانی لگے وہ وائس اوور سن لے۔ چلے ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔